नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज समझौते के सूत्र खोजे जा रहे थे। वहां सरकार और आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर फाइनल फॉर्मूला ढूंढते रहे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित सरकार के 3 मंत्री किसानों को समझाते रहे, किसानों को प्रेजेंटेशन देते रहे। लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से किसानों का भरोसा जीतने की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। ऐसा लगता है किसानों ने सरकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अपने दिलो दिमाग में सेव नहीं किया। सरकार ने कहा समिति बनाकर नए कृषि कानून पर चर्चा करेंगे, तो किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सरकार इस टकराव में जय सरकार जय किसान वाला फॉर्मूला ढूंढ रही है ताकि बिना झुके गतिरोध खत्म हो जाए। लेकिन किसानों को अपनी मांगों से नीचे कुछ मंजूर नहीं, यानी हालात डेडलॉक वाले हैं और चाबी किसी को नहीं मिल रही। इस मामले में एक बड़ा पेच न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अटका हुआ है। किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीद को सरकार अपराध घोषित करे और सरकार एमएसपी पर सरकारी खरीद जारी रहने की लिखित में गारंटी दे। ये एमएसपी का फंडा क्या है और इसे लेकर किसान अड़े हुए क्यों हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। तभी आप किसानों के विरोध और सरकार की सोच को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। इसके बाद जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शैला राशिद से जुड़े एक बड़े विवाद को डिकोड करेंगे। तमाम मसलों पर क्रांति की मशाल लेकर चलने वाली शैला राशिद के घर में ही क्रांति हो गई। शैला राशिद के पिता ने कहा कि मेरी बेटी देश विरोधी है। उन्हें लगता है कि उनके घर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही हैं और शैला की आर्थिक गतिविधियों की जांच होनी चाहिए। शैला के पिता ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर ये सनसनीखेज आरोप लगाए। हम इस खबर में पिता और बेटी दोनों का पक्ष आपके सामने रखेंगे और इस मामले का तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। 6 दिन से किसानों से बातचीत को 3 दिसंबर तक टालने की कोशिश कर रही केंद्र सरकार आज आखिरकार किसान संगठनों से बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हुई। लेकिन यह बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। विज्ञान भवन में यह बैठक 3 बजे शुरू हुई, लेकिन इस बैठक से पहले पूरा होमवर्क किया गया था। सुबह बीजेपी अध्यक्ष के घर बड़ा मंथन हुआ, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री मौजूद थे। इसके बाद विज्ञान भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश ने किसान संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में कुल 35 किसान संगठनों के नेताओं ने हिस्सा लिया। करीब 3 घंटे चली बातचीत के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर प्रेजेंटेशन दिया गया। मीटिंग के दौरान किसान नेताओं ने सरकार के सामने अपनी मांगें दोहराई और सरकार की तरफ से उन्हें समझाने की कोशिशें की गई। लेकिन सरकार की तरफ से संकेत दिया गया कि कृषि कानून वापस लेने का कोई विचार नहीं है। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं के सामने एक ऑफर जरूर रखा। ऑफर यह है कि कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए कमेटी बनाई जाए। कमेटी में सरकार और किसान प्रतिनिधियों के अलावा कृषि विशेषज्ञ भी हों। किसान संगठन समिति में शामिल करने के लिए 4-5 नाम दे दें। सरकार ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि समिति रोजाना बैठकर चर्चा करे ताकि नतीजा जल्दी निकल सके। किसान संगठनों का कहना है कि अब समिति बनाने का समय निकल चुका है। हालांकि अगर समिति बनती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक समिति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और उसका विस्तार भी होगा। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और किसान संगठनों के नेताओं ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और ये तय हुआ कि अब शेष चर्चा परसों होगी दोपहर में 12 बजे। हमने उनको बताने की कोशिश की। हमने ये भी कहा छोटी कमेटी बना दो और उसमें डिस्कशन कर लो, लेकिन वो सब लोग का मत ये था कि भाई सभी लोग मिलकर बात करेंगे। तो हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग मिलकर बात करेंगे। जो आज आए थे वही नहीं। अभी ये फैसला तो किसानों को करना है। मैं तो लगातार आग्रह कर ही रहा हूँ कि आंदोलन समाप्त करें, लेकिन फैसला किसान यूनियन को करना है। जो अंदर बातचीत हुई है उसमें से कुछ नहीं निकला है। एक तरह का जो 13 तारीख का तोमर साहब ने जो क्वेश्चन किए थे उनको ही रिपीट किया गया है। ज्यादा टाइम उन्हीं क्वेश्चनों पे लग गया है कि आप कमेटी बना लो 5 मेंबरी, इतने मेंबर से बातचीत करना मुश्किल है। क्या ये संभव है कि आप लोग 5 लोग सिर्फ ऐसे कह पाए जो रिप्रेजेंट करें? मैम, जितना बड़ा अवाम, सारा पंजाब का किसान सड़कों पे बैठा है, कोई भी 5 मेंबर इनकी जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं। सिर फोड़ देगा अवाम, किसान उसका जो 5 नेता होंगे जो भी वो फैसला ले लेंगे। अभी जो फैसला होगा वो जितने लोग आए हैं इतने ही परसों वाली मीटिंग पे आएंगे। जो आज भी हुआ, 5 लोग आगे थे वो बात कर रहे थे, ऐसे ही चलेगा। आप लोगों की बात सुनी गई पूरी, या आपको लग रहा है जो सवाल आपके थे वो नहीं सुने गए? नहीं, बात तो सुनी गई है,
पर उसका कोई हल नहीं दिख। हाँ, क्वेश्चन तो कर दिए हैं ना, कोई आंसर नहीं मिला है। एमएसपी को लेकर कुछ बात बनी? कोई एमएसपी का आज कोई बात नहीं हुई। अब जब दोबारा बातचीत होगी यहाँ पर 3 तारीख को, तो आप ही लोग रहेंगे उसमें? हाँ, आप जितने आज आए हैं इतने ही रहेंगे, और कल को हमारी जथेबंदियों की मीटिंग होगी। परसों वाली मीटिंग का निर्णय कल से लिया जाएगा। आएंगे जरूर परसों। वैसे सरकार को भी अंदाजा था कि किसानों को मनाना इतना आसान काम भी नहीं है जो एक ही बैठक में हो जाए। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच 3 दिसंबर को एक बार फिर मुलाकात पर सहमति बनी है। आज सरकार ने सिर्फ पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। अब केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के किसान प्रतिनिधियों से भी चर्चा करेगी। यानी कुल मिलाकर किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा। वैसे आज दिल्ली में किसान आंदोलन का 6ठा दिन था, तो आज का दिन कैसी गहमा गहमी में बीता, ये भी आपको दिखाते हैं। ये सब यहां से बाहर निकलने के बाद सबने यही कहा है कि आज तो कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन इसकी सीधे तौर पर अगर दूसरा पहलू इसका देखिए तो उन सभी प्रमुख बिंदुओं पर बात हो गई है और कहा गया है कि ये सारी उन सबको लिस्ट आउट कर लिया गया है एक तरह से। कल इन सब की बैठक है इसके बाद, और कल उस बैठक के बाद जाकर परसों दोबारा उस मामले पर आगे बढ़ना है। जिस तरह की समस्याएं हैं वो एक झटके में सुलझने वाली थी नहीं, एक झटके में वो सुलझने वाली नहीं थी। और इसीलिए आज जब सब यहाँ पर मौजूद थे, हालांकि बहुत उम्मीदों के साथ आए थे, बहुत सारी उम्मीदों के साथ आए थे, लेकिन उसके बावजूद सबको यह मालूम था कि मुमकिन है कि एक दिन में इसमें से कोई नतीजा न निकले। सभी किसानों को बुलाया है। जो किसान यूनियन के नेताओं से पिछले बार बातचीत हुई थी, उन सब लोगों को आमंत्रण भेजा है। आज वो आएंगे तो हम जरूर बातचीत करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। किसान आंदोलन के 6ठे दिन आखिरकार सरकार ने अपनी जिद छोड़ी और आंदोलनकारी किसानों को बातचीत का पत्र भेजा। निमंत्रण की चिट्ठी में कुल 32 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के नाम थे। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के 4 नेता विशेष रूप से आमंत्रित थे। अब किसान और सरकार दोनों को बातचीत का एजेंडा तय करना था। लिहाजा एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसमें सरकार के निमंत्रण को स्वीकार करने पर आम सहमति बनी और किसान नेता सरकार से मुलाकात को राजी हो गए। लेकिन मुलाकात से पहले ही मतभेद हो गए। हम लोग तो समाधान करने के लिए चर्चा करने को पूरी तरह तैयार हैं। अब देखते हैं, बातचीत होगी। उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती है। अभी बैठक में बातचीत होगी, बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आप। सुबह 11 बजते बजते ये तय हो गया था कि दोपहर 3 बजे सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच मुलाकात होगी। इस बीच किसान आंदोलन के राजनीतिकरण की तस्वीरें सामने आने लगी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद किसानों के आंदोलन में शामिल हुए। बुराड़ी में निरंकारी समागम मैदान में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दोनों पक्ष एक दूसरे पर किसानों के लिए की गई व्यवस्था का क्रेडिट लेने की होड़ मचने लगी। शाहीन बाग प्रदर्शन से मशहूर हुई दादी बिल्किस बानो सिंघू बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करने पहुंच गईं, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन इस
इस वक्त एक किसानों का बड़ा जत्था है जो डंडे झंडे के साथ लगातार जो है वो कूच कर रहा है सड़क की तरफ। तो ये एक अपने आप में जो पूरी तरह से रास्ता रोकने की कोशिश है, हो सकता है कि आगे बढ़कर के रास्ता भी रोका जाए। ये एक अभी तक तैयारी दिखाई पड़ रही है। हम आपको सीधे तौर पर तस्वीरों को दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम नेता हैं, तमाम किसान हैं, वो आकर के सड़क पे खड़े हो गए हैं झंडे के साथ। इस गहमा गहमी के बीच सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रतिनिधियों को लेकर एक बस विज्ञान भवन के लिए रवाना हुई। किसान नेता अपने मन की सारी आशंकाएं लेकर बस में सवार हुए। किसान संगठनों के लोग सरकार से मिलने इस बस में जा रहे हैं। देख सकते हैं कि 35 लोग हैं, प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ मौजूद है जगजीत सिंह जी जो प्रेसिडेंट हैं पंजाब। जगजीत जी, आप सरकार के साथ बातचीत करने जा रहे हैं? हाँ, अब सरकार का हमें इनविटेशन आया है अनकंडीशनल, उसके आधार पे हम मतलब बैठक करने के लिए जा रहे हैं सरकार के पास। सरकार ने जो एक प्रयास किया था हमें खिलाने का, एक इस यूनिटी को तोड़ने का, उसमें सरकार को हमने सफल नहीं होने दिया। सरकार बातचीत के रास्ते किसानों को मनाने में जुट चुकी है, लेकिन किसान किसी नरमी के मूड में नहीं दिखते। वो अपने आंदोलन को बड़ा करने में जुटे हैं। खबर है कि हरियाणा की 130 खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। पंजाब में भी पंचायतों ने हर घर के एक सदस्य को आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा है। आज एक बार फिर हरियाणा के किसान संगठनों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दोहराया। देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, जो दिल्ली का दूध पंजाब के बोर्ड से किसानों को यहां तक पहुंचाया, आज किसानों ने, कल भी आएगा, आज भी है, परसों भी आया था, वो जो दिल्ली के अंदर के निवासी है ना, जो VIP हाउस में रहते हैं, उनके पास बिल्कुल नहीं जाने देंगे। दूध सब्जी उनकी बंद कर देंगे। मैं आप लोगों से बिल्कुल साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में कूद पड़े हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री एकदम से किसान नेता वाले अवतार में आ गए। Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. This is a moment for all of us to pull together. सरकार के नजरिए से देखें तो कहा जा सकता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री भी किसानों में भ्रम फैलाने वाले विपक्षी हथकंडों का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन जानकार कहते हैं कि सरकार को किसान आंदोलन की ताकत को लेकर किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बातचीत के जरिए जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान निकाल कर ही सरकार इस मुसीबत से निकलने का रास्ता निकाल सकती है। दिल्ली से अरविंद ओझा, कुमार कुणाल और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। कुल मिलाकर बात यह है कि किसान आंदोलन लगता है कि अभी लंबा चलने वाला है। आज की बातचीत को पूरी तरह बेनतीजा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बात बनने में अभी लंबा समय लग सकता है। इसीलिए किसान आंदोलन भी अभी लंबा चल सकता है। किसान संगठनों ने सरकार से बातचीत के बाद ऐलान किया है कि आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। वैसे अभी की स्थिति की बात करें तो दिल्ली और दिल्ली बॉर्डर पर इस समय करीब 15,000 किसान हैं जो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। सबसे अधिक 8 से 10,000 किसान सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर भी 500 से 700 किसान जमा हैं। टिकरी बॉर्डर को भी पुलिस ने बंद किया हुआ है, लेकिन वहां करीब 1500 किसान बैठे हैं, जबकि बुराड़ी के संत निरंकारी मैदान में भी करीब 1,500 किसान मौजूद हैं, जो महीनों तक आंदोलन करने की तैयारी के साथ आए हैं। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि जब तक सरकार नए कृषि कानून को वापस नहीं लेती, तब तक वो नहीं उठेंगे। पंजाब और हरियाणा के किसान खास तौर पर इस प्रदर्शन में सबसे आगे हैं। ऐसे में आपको यह भी बता देते हैं कि गेहूं और चावल की सरकारी खरीद में पंजाब और हरियाणा का कितना हिस्सा है। ये आंकड़े 27 नवंबर 2020 तक के हैं। इनसे आपको इन दो राज्यों के कृषि बाहुबल का अंदाजा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2020-21 में चावल की सरकारी खरीद में पंजाब और हरियाणा का हिस्सा 83% है और गेहूं की सरकारी खरीद में दोनों राज्यों का हिस्सा 52% है। खरीफ सीजन में चावल की सरकारी खरीद में 65% हिस्सा पंजाब का है, 18% हिस्सा हरियाणा का है, जबकि रबी सीजन में गेहूं की सरकारी खरीद में पंजाब का हिस्सा 33% और हरियाणा का 19% है। कोई पिता अगर ये कहे कि उसकी बेटी देश विरोधी है तो फिर मामला बहुत संगीन हो जाता है। JNU
छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शैला राशिद अपने पिता के आरोपों की वजह से गहरे विवाद में फंस गई। शैला के पिता अब्दुल राशिद ने खुलासा किया है कि उनकी बेटी गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है और उनका घर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन गया है। अब्दुल राशिद शौर ने इशारा किया है कि बेटी की गतिविधियों की जांच हो जाए तो उसके फंडिंग रैकेट पर बड़ा खुलासा हो जाएगा। आपको याद दिला दें कि शैला राशिद पर 18 अगस्त 2019 को राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था और यह केस उन पर भारतीय सेना द्वारा कश्मीरियों पर अत्याचार के झूठे आरोपों की वजह से लगाया गया था। अब शैला पर देश विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप खुद उनके ही घर से लग गया है। पहले आप पिता के आरोपों पर गौर कीजिए, इसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि शैला राशिद ने अपनी सफाई में क्या कहा। एक्सपेक्टेड रिएक्शन है कि आप कहेंगे कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। पॉलिटिक्स सिर्फ इनके लोगों को करनी चाहिए, सिर्फ लैंड ग्रैब करने वाले, सिर्फ दंगा करने वाले। उस वक्त ये शहर बोलता है, उस वक्त ये देश बोलता है कि ये हमारे नेता है, ये हमारे लिए लड़ने वाले छात्र हैं। यहाँ पर दो मूर्खों के हेडक्वार्टर हैं, एक तो वहाँ यूजीसी में बैठे हैं और एक यहाँ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की दलाली कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स को अरेस्ट करते हैं, किस लिए? क्योंकि वो भूख हड़ताल पे बैठे थे। आप अमन के लिए क्या कर रहे हैं? शांति के लिए क्या कर रहे हैं? जेएनयू की फायर ब्रांड छात्र नेता रही शैला रशीद क्रांति की बातें करती थी। जेएनयू कांड से लेकर अनुच्छेद 370 के खात्मे और सीए एनआरसी के मुद्दे तक लगातार विरोध की ज्वाला उठाकर वो सुर्खियों से खेलती थी। लेकिन अब शैला के घर में ही क्रांति हो गई है। शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शोरा ने अपनी ही बेटी की गतिविधियों पर सवाल खड़े कर दिए और सवाल भी ऐसा जो शैला की मुश्किलों को कई गुना बढ़ाने वाला है। शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद ने अपनी क्रांतिकारी बेटी का 3 पन्नों का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक किया है, जिसकी हाइलाइट्स इस प्रकार हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे घर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। मेरी बेटी शैला राशिद की गतिविधियां गैर कानूनी हैं। शैला राशिद को की गई फंडिंग की जांच होनी चाहिए। शैला राशिद को जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट पार्टी से जुड़ने के लिए 3 करोड़ रुपए का ऑफर मिला। बेरोजगार शैला राशिद के बैंक अकाउंट में पैसे कहां से आए? कश्मीर की राजनीति में उसकी एंट्री का एजेंडा क्या है? अब्दुल राशिद शोरा ने 3 पन्नों में बेटी पर आरोपों की झड़ी लगा दी है और चिट्ठी को जम्मू कश्मीर के डीजीपी को भेज दिया है। उन्हें शक है कि बेटी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो सकती है। माजरा ये था कि नेशनल इसने नाम शोहरत जो कमाई थी वो नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से कमाई थी। इसको सीपीआई ने बड़े अच्छे खासे ढंग से प्रोजेक्ट किया था, अपना फ्यूचर लीडर डिक्लेयर किया था इसको और कन्हैया को। तो अचानक छोड़ के ये कश्मीर पॉलिटिक्स में आ जाती है। क्यों आई कश्मीर? पता नहीं, इससे पूछ लो क्यों आ गई। इसका कोई एजेंडा रहा होगा ना, किस एजेंडे के ऊपर ये आ गई काम करने। यहाँ आज़ादी दिलानी थी, क्या करना था ये तो बताएगी ना खुद ही। आपने कहा कि आपको 3 करोड़ का ऑफर भी हुआ? जी उन्होंने दिया था उस टाइम। उन्होंने कहा कि ये पैसे कुछ रख लो, वो काम आ जाएंगे। मैंने इनकार किया। तो किसके बदले में आपको 3 करोड़ दिए? शैला के लिए उन्होंने दे दिए थे। मैंने कहा मुझे बात करने दो, तब तक मैं नहीं ले सकता हूँ ये। आपने ये कहा कि शैला रशीद जो है देश विरोधी जो है गतिविधियों में लिप्त है। देश विरोधी का नाम लिया, मैंने कहा इलीगल एक्टिविटीज। तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग जाएगा कि किस तरह की एक्टिविटीज। किस एजेंसी से आप जो है जांच चाहते हैं? क्या एनआईए से जांच? पुलिस जे एंड के पुलिस करे, एनआईए करे, ये उन्हीं का रिलेटेड मैटर है, वो इसमें जांच कर ले। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह को चिट्ठी में अब्दुल राशिद ने सिलसिलेवार खुलासे किए। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि उनकी बेटी शैला राशिद को एक कश्मीरी बिजनेसमैन जहूर अहमद शाह वटाली से 3 करोड़ रुपए मिले। ये पैसे शैला को जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट पार्टी में शामिल होने के बदले दिए गए। अब्दुल राशिद ने साल 2017 की घटना का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, 2017 में यूएपीए के तहत जहूर वटाली की गिरफ्तारी हुई थी। अरेस्ट के 2 महीने पहले जहूर और पूर्व विधायक रशीद इंजीनियर ने मुझे वटाली के सनत नगर में मौजूद घर पर बुलाया। उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के लॉन्च का ट्रेलर दिखाया और शैला को इससे जोड़ने की ख्वाहिश जताई। उन्होंने शैला को जोड़ने के लिए 3 करोड़ रुपए देने की पेशकश की।
मुझे अंदाजा हुआ कि पैसे गैर कानूनी तरीकों से आ रहे हैं और मैंने अपनी बेटी से कहा कि इन लोगों के साथ किसी लेन देन में हिस्सा न ले। लेकिन इस मुलाकात के 2 महीने बाद शहला ने चोरी छिपे जहूर और रशीद से पैसे ले लिए। पैसों की डील कैश में हुई और शहला ने कहा कि अपना मुंह बंद रखें। अब्दुल रशीद का दावा है कि अगर बेरोजगार शहला का खाता खंगाला जाए तो राज खुल जाएगा, अकाउंट में ट्रांजैक्शन गुनाह की गवाही देने लगेंगे। डीजी साहब को मैंने चिट्ठी दी है, मैंने उनको कहा है कि इनके अकाउंट्स को आप वेरीफाई कीजिए। अगर उसमें इस तरह का मनी फ्लो हो रहा है जो कि एक अनएम्प्लॉयड यूथ के अकाउंट में नहीं होना चाहिए था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। सिंपल सी बात है, कहाँ से वो पैसा आता है। ये इन्होंने रिसेंटली पब्लिकली अनाउंस किया कि कुछ बच्चों को इसने अडॉप्ट किया है तालीम के लिए, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए। ये कहाँ से वो पैसे जुटाएगी, कैसे चलाएगी वो, ठीक है। अगर पार्टी लेवल पे इसने अडॉप्ट किया है उनको, वो बताए पैसे कहाँ से आ गए, अभी तक कितना खर्चा किया है उन पे। तो आपके हिसाब से कहाँ से पैसा आ रहा है इनके पास? ये इन्वेस्टिगेशन, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इस पे इन्वेस्टिगेशन एक बार हो जाए, आपको भी पता लग जाए, सबको भी पता लग जाए। शहला रशीद के पिता के पास कोई सबूत नहीं है, वो सबूत जुटाने के लिए सरकार से जांच की मांग कर रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष फिरोज पीरजादा ने अब्दुल रशीद शोरा को 48 घंटे की मोहलत दी है कि अपना बयान वापस लें या फिर मुकदमे के लिए तैयार रहें। मेरा इस कंट्रोवर्सी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम ड्रैग नहीं करना चाहिए था उनको, सोच समझ के मेरा नाम इनको कोई भी कीमत पर ड्रैग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं अगर वो मेरा नाम वापस नहीं लेते हैं तो मैं उनको डिफेमेशन सूट करने वाला हूं और मेरी वकील से बात चल रही है। अगर आज कल में उनने मेरा नाम वापस नहीं लिया तो मैं 110% उनके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। शहला रशीद पर टेरर फंडिंग और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे तो बीजेपी ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और जांच की मांग कर दी। पाकिस्तान से दलाली खाकर जम्मू कश्मीर के अंदर हुर्रियत के लोग हों, अलगाववादी धड़े के लोग हों, टुकड़े टुकड़े गैंग के नेताओं ने, जिसमें शहला रशीद हो, इंजीनियर रशीद हो, जहूर बटाली हो, और आतंकवादियों के जो सरगना हैं, इनकी मिली भगत से कुछ राजनेताओं ने भी हमेशा खूनी खेल कश्मीर घाटी के अंदर खेला है। आज जब शहला रशीद के पिता ने ये सारा काला चिट्ठा इनका उजागर किया है तो सारी दुनिया के सामने सच सामने आया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या शहला का टेरर फंडिंग से कोई लिंक है? क्या वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है या फिर यह विवाद सिर्फ फैमिली ड्रामे का एक एपिसोड है? इसका जवाब तो जांच के बाद ही सामने आएगा। अल्लाह ताला भी है। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व नेता शहला रशीद कई बार विवादों में रही है, लेकिन इस बार उनके पिता अब्दुल रशीद शोरा ने ही उन पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रश्न अब ये उठता है कि क्या सरकार उनके आरोपों पर एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश देती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। पिता का सीधा सा आरोप है कि बेटी बेरोजगार है, कोई नौकरी नहीं कर रही है, पैसे कहां से आ रहे हैं, तो जांच की मांग कर रहे हैं। बहरहाल ये आरोप आपने देखे, लेकिन इस मामले में शहला के तर्क और उसकी सफाई भी सुन लीजिए। शहला का सत्य क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इस मामले में ट्विस्ट है। सारे पहलुओं को एक साथ रखकर देखेंगे तो शक और गहरा हो जाएगा और आप भी कहेंगे कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। अब्दुल राशिद शोरा ने बेटी शहला राशिद का राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक किया तो बेटी ने पिता के डोमेस्टिक वायलेंस का पर्चा लीक कर दिया। बंद कमरों के राज जब भी खुलते हैं तो शोर मचता ही है। यहां भी दोनों तरफ से राज खुल रहे हैं। बेटी के खिलाफ अब्दुल राशिद शोरा की बयानबाजी सुर्खियां बनी तो शहला ने ट्वीट करके तुरंत सफाई दी। शहला ने ट्वीट किया, आप में से बहुत से लोगों ने मेरे जैविक पिता का वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो मेरे और मेरी मम्मी बहन के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बहुत संक्षेप में और स्पष्ट रूप से मैं कहूंगी कि वो अपनी पत्नी को पीटने वाले पथभ्रष्ट इंसान हैं। हमने जब उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला लिया तो उसी के जवाब में उन्होंने ये स्टंट किया है। शहला ने आगे लिखा, हम परिवार के एक करीबी की मौत का मातम मना रहे हैं।
इस घड़ी में मेरे पिता द्वारा झूठे इल्जाम लगाने से बहुत दुखी हूँ। ये हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन आरोप बहुत गंभीर है, इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। शहला ने पिता के आरोपों को बदले की कार्रवाई बताया है, लेकिन शहला के पिता अब्दुल राशिद की दलील कुछ और ही है और वो घरेलू हिंसा के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। मैं इसलिए आ रहा हूँ यहाँ क्योंकि इन्होंने लेटली मुझे, जब मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, मोहल्ले वालों के साथ मिलके कुछ 4-5 लोग हैं जो इनका साथ दे रहे हैं वहाँ, जिनके ऊपर मैं केस करने जा रहा हूँ जाते ही, क्योंकि उन्होंने मेरे घर की शांति को भंग किया है और मैं उनके खिलाफ केस करने जा रहा हूँ। शहला ने पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा के अपने दावे को पुख्ता करने के लिए बतौर सबूत मोहल्ला कमेटी की एक चिट्ठी जारी की है। इंतजामिया कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष ए डार ने ये चिट्ठी शहला के पिता को 23 फरवरी 2005 को भेजी थी। इसमें शहला के पिता को परिवार को धमकी देने पर समझाया गया है। इस चिट्ठी के मजमून से साफ है कि पिता और बेटी का ये विवाद 15 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो अब नई शक्ल में बाहर आया है। अंतर सिर्फ इतना है कि 15 साल पहले धमकी पिता से मिलने का दावा था और इस बार ये दावा उलट गया है। निकाला, मैं भागा यहाँ इसीलिए आया है ना, जब मैंने कोर्ट से रेस्टोरेशन का ऑर्डर लाया तो 3-4 लोग आ गए, उनमें से एक बॉडीगार्ड है इसका साकिब, उसने मेरे को पिस्टल दिखाई, कहा जी आपकी खैरियत यही है कि आप घर में घुसने की कोशिश मत करो। अब्दुल राशिद शोरा ने अपनी बेटी को ही अपनी जान के लिए खतरा बताया और सुरक्षा की मांग की है। इस मामले में एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब्दुल राशिद शोरा ने 3 साल बाद ये मामला क्यों उठाया है, क्योंकि खुद उनका दावा है कि 3 करोड़ रुपए कैश की डील 2017 में हुई थी। ऐसे में अब आगे जांच होगी तो जांच एजेंसियां उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठाएंगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। देश की अर्थव्यवस्था ने जुलाई-सितंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। अब रेटिंग एजेंसियां भी विकास दर में आगे कम गिरावट आने की बात कह रही हैं। इसके साथ ही एक दिलचस्प बात यह सामने आई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे कारोबार के दम पर इकोनॉमी पटरी पर लौट रही है। जुलाई सितंबर तिमाही के जीडीपी आंकड़ों में सुधार के साथ ही 2020-2021 की विकास दर का पहला अनुमान ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी कि S&P ने लगाया है। S&P का दावा है कि मौजूदा कारोबारी साल में विकास दर -9% तक लुढ़क सकती है। हालांकि 2021-22 में S&P ने भारत की जीडीपी में 10% बढ़ोतरी का अनुमान भी जाहिर किया है। पिछले हफ्ते आए आंकड़ों के मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की विकास दर -7.5% रही। जुलाई सितंबर के बाद जिस तरह से मौजूदा तिमाही में फेस्टिव सीजन की कश्ती पर सवार होकर अर्थव्यवस्था ने कोरोना की लहरों को पार किया है, उससे दोहरे अंकों में गिरावट की आशंका खत्म हो गई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी भरोसा जताया है कि 2020-21 के लिए आरबीआई के -9.5% समेत जितने भी अनुमान है, आखिरी आंकड़ा इन सब से बेहतर रहेगा। The government remains committed to provide all the fiscal support as seen in the actual fiscal deficit compared to the budget estimates. So let me summarize by giving my outlook for the near future. I would say we should be cautiously optimistic, and the caution is warranted because the economic impact that we are seeing is primarily due to the pandemic. अब ये आंकड़ा बेहतर क्यों रहा और आगे क्यों इसमें सुधार की उम्मीद है, तो इसका जवाब है देश के छोटे व्यापारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। दरअसल कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित देशों की अर्थव्यवस्था को छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों से बड़ी मदद मिल रही है। इन व्यापारियों का कारोबार के सिलसिले में आना जाना, होटल में रुकना और दूसरे खर्च से छोटे छोटे कारोबार अब कोरोना से बाहर निकलने की उम्मीद में जुटे हुए हैं। उम्मीद की ये रोशनी ऐसे समय में आई है जब बड़े बिजनेस घराने पूरी तरह से वर्चुअल मीटिंग और कोरोना के नए नियमों के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। लेकिन इन छोटे कारोबारियों की वजह से कई होटल्स में 50 से 60% ऑक्यूपेंसी है। वहीं बड़े कॉर्पोरेट के सहारे गुजर बसर करने वाले होटल्स में अभी भी 20 से 30% ही ऑक्यूपेंसी है। अक्टूबर में घरेलू यात्रियों की संख्या जून के 20 लाख से बढ़कर 50 लाख हो गई है। हालांकि आंकड़ा पिछले अक्टूबर के 1 करोड़ 20 लाख से अभी भी काफी कम है। होटल बुकिंग में 35 से 40% रिकवरी SME की वजह से है। वहीं उड़ानों में 27 से 32% रिकवरी इसी सेक्टर की वजह से आई है।
दावा किया जा रहा है कि SME सेक्टर और छोटे कारोबारियों के लिए घर से बैठकर कारोबार करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए इनकी भागीदारी बड़ा रोल निभा रही है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अगला काम कर रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इस इकोनॉमी पर कोरोना का कोई असर नजर नहीं आता। मारुति की जुलाई सितंबर के बीच कुल 4% बिक्री बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इजाफा 10% रहा है। वहीं वाहन के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2020 के दौरान 88,331 गाड़ियां रोजाना रजिस्टर्ड हो रही थी। नवंबर में करीब 80,000 गाड़ियों का रोजाना रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसी तरह पेट्रोल LPG की मांग की बात करें तो ये बहुत तेजी से बढ़ी है। पेट्रोल की मांग में 4.7% का सुधार हुआ है, जबकि LPG में 2% की बढ़त देखी गई है। डीजल की मांग नवंबर के पहले 15 दिनों में 7.7% बढ़ी है। GST अक्टूबर में 1.05 लाख करोड़ के मुकाबले नवंबर में 1.08 लाख करोड़ के करीब रहने का अनुमान है। कंपनियों का दूसरी तिमाही का प्रॉफिट भी 2014 के बाद के रिकॉर्ड पर है, जो 1.50 लाख करोड़ रहा। इसी तरह से अर्थव्यवस्था में जो मुख्य इंडिकेटर्स हैं, वो इस समय कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच गए हैं। One of the key indicators that was being tracked very regularly was the demand for Manrega work. During the lockdown, the demand for Manrega work had increased significantly, which is being shown in the bars for 2020 versus the line for 2019. But in the unlock phase, the demand for such work had decreased significantly and has since stabilized, which is also indicative of decline in the demand for such work during the unlock phase and the stabilization of the same. अब अगर कोरोना की लहर रौद्र रूप अख्तियार नहीं करती है तो फिर इकोनॉमी जल्द ही पटरी पर लौट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दुनिया में 100 करोड़ लोग 5G सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि भारत में अभी तक इसका आगाज नहीं हुआ है। उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, जिससे 2021 में देश में पहला 5G कनेक्शन मिलेगा। इसके बाद 2026 तक देश के 35 करोड़ ग्राहकों के पास 5G कनेक्शन होगा। भारत में अभी तक 5G सर्विस की शुरुआत तक नहीं हुई है, लेकिन दुनिया की करीब 15% आबादी यानी 100 करोड़ लोग इस सेवा का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। भारत में 2021 में ही पहला 5G कनेक्शन मिलेगा। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक 2026 तक दुनिया भर में 3.5 अरब 5G कनेक्शन होंगे, यानी 2026 तक दुनिया की 60% आबादी के पास 5G सेवाओं की पहुंच होगी, जबकि भारत में इसकी संख्या 10% यानी करीब 35 करोड़ लोग 5G सेवा का इस्तेमाल कर रहे होंगे। हालांकि भारत का पहला 5G कनेक्शन 2021 में केवल उसी सूरत में मिलेगा जब अगले साल की शुरुआत में सरकार स्पेक्ट्रम नीलामी करेगी। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत में हर महीने स्मार्टफोन यूजर का औसत ट्रैफिक 15.7 GB है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज की कम कीमतें, सस्ते स्मार्टफोन और लोगों का ऑनलाइन ज्यादा वक्त बिताना भारत में मंथली यूजेज में बढ़ोतरी की वजह है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 4G 2020 में भारत में सबसे ज्यादा दबदबे वाली तकनीक बनी हुई है। कुल मोबाइल सब्सक्रिप्शन में से 63% 4G है। वैसे तो भारत में अभी तक 2GB खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 का दावा है कि 2026 तक 3G खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2020 में भारत में स्मार्टफोन सब्सक्रिप्शन बढ़कर। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।